बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुब्बी अली नकवी है और आज हम पढ़ेंगे गाज़ेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन को, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने एक प्लेट को पढ़ा था जो कि इनफाइनाइट एक्सटेंड की थी, इसका मतलब वो लामहदूद उसकी लेंथ और विड्थ थी। यहाँ हम दो प्लेट्स को पढ़ेंगे और दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं। इसका मतलब ये है एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे और दूसरे पे नेगेटिव चार्जेस होंगे, जैसे आपको टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर एक डायग्राम नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें यहाँ पर भी आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। हम इसका एक फाइनाइट पार्ट ले रहे हैं, एक छोटा सा हिस्सा हम इसका कंसिडर करेंगे और हम देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस हमारे पास दोनों प्लेट्स पर मौजूद हैं, वो अट्रैक्शन की वजह से बिटवीन जो इनर साइड ऑफ द प्लेट है उसके ऊपर कंसंट्रेट कर जाते हैं या आ जाते हैं। इसका मतलब है प्लेट का अंदरूनी हिस्सा और प्लेट की जो बैरूनी सरफेस है वो चार्जेस से खाली हो जाती है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इन दो प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नज़र आ रही है, जो कि पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होती है या पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके ये टर्मिनेट होती है। अगर शीट छोटी हो, यानी दोनों शीट्स छोटी हों, तो फिर हम ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि सेंटर में तो ये फील्ड यूनिफॉर्म और स्ट्रांग होती है, जबकि जब हम प्लेट्स के कॉर्नर पर पहुंचते हैं तो कर्व्ड लाइंस हमें मिलती हैं। इसका मतलब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है और थोड़ी सी वीक भी हो जाती है। मगर क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट एक्सटेंड की दो शीट्स हैं, तो जब एक चीज़ की लिमिट ही नहीं है या एक चीज़ का कोई इख्तिताम ही नहीं है, कोई बाउंड्री ही नहीं है, तो इसका मतलब है हम यही कंसिडर करेंगे कि थ्रू आउट द शीट हमारे पास दोनों शीट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग और यूनिफॉर्म ही रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पर भी वही मसला है जो कि पिछले केस में हमने पढ़ा था कि, और वो मसला ये था कि जब हमारे पास इनफाइनाइट एक्सटेंड की शीट्स आ जाएंगी या शीट आ जाएगी, तो फिर हम टोटल चार्ज को फाइंड करने से कासिर रहेंगे या हम पूरा चार्ज फाइंड नहीं कर सकेंगे। अब टोटल चार्ज के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो इनडायरेक्ट मेथड ये है कि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं और सरफेस चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से हम इनडायरेक्टली चार्ज को फाइंड कर लेते हैं या चार्ज की वैल्यू को पुट कर देते हैं गॉसेस लॉ की जो इक्वेशन है उसके अंदर, और वहाँ से हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इससे आगे आप आ जाएं, थोड़ा सा और एक दो चीज़ें एक्सप्लेन करनी हैं। वो ये हैं कि हम जानते हैं कि प्रोसेस के हिसाब से हमें सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी पड़ती है। जैसे कि हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में देखा था कि स्फीयर था तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेप में आ गई थी। सेकेंड एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास एक शीट थी और उसके लिए हमें जो गॉसियन सरफेस लेनी पड़ी वो एक सिलेंड्रिकल शक्ल की थी और उसकी तीन सरफेसेस थी, जिसमें दो सर्कुलर डिस्क थी और एक कर्व्ड पाथ था, कर्व्ड सरफेस थी। अब यहाँ बड़ी यूनिक किस्म की एक गॉसियन सरफेस हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। हमारे पास दो प्लेट्स हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी गॉसियन सरफेस लें जो मुख्तलिफ़ तरह की सिचुएशंस के अंदर हमें चार्ज की या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। तो यहाँ हम जो गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे वो एक हॉलो बॉक्स है। हॉलो बॉक्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे बनी हुई ये डायग्राम देख लें। हॉलो बॉक्स से मुराद क्या होती है, एक ऐसा बॉक्स जिसका टॉप और बॉटम ना हो, मगर जिसमें चारों की चारों दीवारें मौजूद हों। बिल्कुल जिस कमरे में आप मौजूद हैं, अगर आप उसके फ़र्श को और छत को कंसिडर ना करें और चारों दीवारों को कंसिडर कर लें, तो आप ये कंसिडर करें कि आप एक हॉलो बॉक्स में मौजूद हैं। हॉलो बॉक्स के अंदर चार सरफेसेस होती हैं। हम इन सरफेसेस को S1, S2, S3 और S4 कह सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है। ये जो S1, S2, S3 और S4 है, ये रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं। अच्छा, आप जो टॉप पर डायग्राम बनी हुई है वहाँ आपको एक डॉटेड डायग्राम नज़र आएगी। एक्चुअली दिस इज़ हॉलो बॉक्स, मगर क्योंकि हम इसका टॉप व्यू ले रहे हैं तो हमें हॉलो बॉक्स के बजाय सिर्फ एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है। असल में ये जो रेक्टेंगल नहीं है, इसकी चारों की चारों साइड्स चार सरफेसेस हैं, जैसा कि राइट साइड पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि जो हमारे पास सरफेस S1 होगी, हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि वो पॉजिटिव प्लेट के अंदर, यानी पॉजिटिव प्लेट के अंदर से मुराद ये है कि प्लेट के क्या जो इंटरनल साइड है, प्लेट के अंदर से मुराद पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान नहीं है, प्लेट के इनसाइड या फिर प्लेट के आउटसाइड ये हमारे पास एक सरफेस मौजूद होगी जिसको हम सरफेस S1 कह रहे हैं।
इसी तरीके से सरफेस S2 और S4, ये हमें जो आपको नज़र आ रहा होगा कि पॉजिटिव जो प्लेट के साथ परपेंडिकुलरली जो कट कर रही हैं दो साइड्स, ये दो सरफेसेस आ जाएंगी। इन दो सरफेसेस के बारे में आपने याद रखना है कि ये दो सरफेसेस वो हैं जिनके वेक्टर एरियाज़ इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे। ये खुद इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हैं, मगर इनके जो वेक्टर एरियाज़ हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे। और इसकी वजह से हम आगे जाकर देखेंगे कि फिर आंसर हमारा क्या आता है। इसी तरीके से हमारे पास एक चौथी सरफेस बच गई। वो चौथी सरफेस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के अंदर या बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट मौजूद है। इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नज़र आ रही है, मगर इसका जो वेक्टर एरिया बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल बनेगा। दोबारा से ये बात आपने समझनी है यहाँ पे कि हमारे पास जो सरफेस S1 है वो आउटसाइड द पॉजिटिव प्लेट है, या पॉजिटिव प्लेट के अंदर भी हम बना सकते हैं। यहाँ जो डायग्राम बनी हुई है उसमें आउटसाइड द पॉजिटिव प्लेट है। इसी तरह सरफेस S2 और S4, ये हमारे पास ऐसे बनेंगी कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सरफेस तो पैरेलल रहेगी, मगर सरफेस का जो वेक्टर एरिया होगा वो परपेंडिकुलर बनेगा। इसका मतलब थीटा 90 डिग्री आया करेगा। इसी तरीके से जो सरफेस S3 हमें नज़र आ रही है, ये हमारे पास किस जगह पे बनेगी? ये हमारे पास बनेगी बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। और बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट जो हमारे पास सरफेस बनेगी, इस सरफेस को हम देखें तो ये खुद तो हमें नज़र आ रहा है कि परपेंडिकुलर है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के, बट इसका जो वेक्टर एरिया बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल बनेगा। और हम जानते हैं कि फ्लक्स के फार्मूला में एरिया कंसिडर नहीं करते हम, बल्कि वेक्टर एरिया को कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो हॉलो बॉक्स को समझने में, एक और तरह से दोबारा आप देख लें। मिसाल के तौर पे आपके पास एक जूतों का डब्बा है, अगर आप उसका ढक्कन, उसकी लिड उतार दें और उसकी बेस को, उसके पैंदे को काट दें, तो जो चार दीवारें आपको नज़र आएंगी हॉलो सी, वो आपको क्या नज़र बन जाएगा? आपके पास एक हॉलो बॉक्स बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको कमरे की एग्जांपल दी है कि हॉलो बॉक्स से मुराद क्या है। अगर आप चारों दीवारों को कंसिडर कर लें तो चारों दीवारें सरफेस S1, सरफेस S2, सरफेस S3 और सरफेस S4 होगी। हम छत को या फर्श को इसके अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसके मैथमेटिक्स की तरफ आ जाते हैं। डायग्राम आप समझ चुके हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्लक्स थ्रू S1, वो S1 से मुराद कौन सी सरफेस है जो कि आउटसाइड द पॉजिटिव प्लेट थी। और ये मैं आपको एक दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि ये पॉजिटिव प्लेट के अंदर भी बनाई जा सकती है। अच्छा, पॉजिटिव प्लेट के अंदर भी हम जानते हैं, क्योंकि स्टार्ट में हमने बात की थी, अट्रैक्शन की वजह से तमाम चार्जेस प्लेट के अंदरूनी सरफेस पे मुंतकिल हो जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस हों चाहे वो नेगेटिव चार्जेस हों। इसका मतलब है प्लेट खुद भी अंदर से खाली हो जाती है, और जब प्लेट खुद अंदर से खाली हो जाती है तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ तो हमने लिया ही प्लेट के बाहर वाला पार्ट है, तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई ज़ीरो हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ज़ीरो हो जाए तो फ्लक्स जो फाई E1 भी हम इसको लिख सकते हैं, ई डॉट ए है। यहाँ पे हमारे पास ई की वैल्यू ज़ीरो आ गई। इक्वेशन के अंदर हम क्योंकि सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ई ए कॉज ऑफ थीटा है, ई की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो गॉसियन सरफेस का सरफेस S1 है उसमें से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। बिल्कुल इसी तरीके से फ्लक्स थ्रू S2 एंड S4 को अब हम देख लेते हैं। S2 और S4 दोनों सरफेसेस को अगर आप कंसिडर करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये दोनों के जो वेक्टर एरियाज़ हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेक्टर एरियाज़ बन जाएं तो हम जानते हैं कि थीटा 90 डिग्री हो जाता है। और थीटा 90 डिग्री हो जाए तो हमारे पास हम जानते हैं कि φ2 जो कि ई डॉट ए या ई ए कॉज ऑफ थीटा है, थीटा को 90 डिग्री पुट करें तो कॉस 90 ज़ीरो होता है। इसका मतलब है कि फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 ज़ीरो हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली φ4 अगर हम फाइंड करें तो वो भी, उसमें भी ई डॉट ए में ई ए कॉज ऑफ थीटा में थीटा 90 डिग्री आ रहा है, और अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो हमारे पास आंसर ज़ीरो हो जाएगा कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि 90 ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्योंकि वेक्टर एरियाज़ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर थीं फॉर सरफेस S2 एंड S4, ये गॉसियन सरफेस के दो हिस्सों की बात हो रही है। यहाँ हमने क्या किया है, गॉसियन सरफेस को चार हिस्सों में डिवाइड किया है। पिछले केस में हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया था।
तो अब हमने सरफेस S1 को पढ़ लिया, S2 को पढ़ लिया और S4 को पढ़ लिया, और इत्तेफाक से इन तीनों के अंदर हमारे पास फ्लक्स की वैल्यूज़ ज़ीरो ही मिल रही हैं। अब हम S3 सरफेस को पढ़ लेते हैं और देखते हैं वहाँ क्या आंसर है। तो फ्लक्स थ्रू S3 की अगर हम बात करें तो गॉसियन सरफेस जो S3 हमारे पास है, ये याद रखना है, ये पैरेलल प्लेट्स के बिटवीन या उनके अंदर पड़ी हुई है, और यहाँ पर वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि पैरेलल है। अगर पैरेलल होगा तो थीटा हमारे पास 0 डिग्री आ जाएगा, तो इसका मतलब फाई ई डॉट ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री आ जाएगा, और कॉज ऑफ 0 डिग्री 1 होता है, तो ये हमारे पास फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू या ई ए आ जाएगा। अच्छा, ये बात आपने तवज्जो से समझनी है कि मैंने पिछली इक्वेशंस को भी अगर आप देखें तो फ्लक्स की जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ फाई 1, इसमें ई डॉट ए में ई भी बोल्ड मैंने लिखा है, ए भी बोल्ड लिखा है। इसी तरह फाई 2 में ई डॉट ए में ई और ए बोल्ड है। फाई 4 में ई डॉट ए में ई ए और ए दोनों बोल्ड हैं। इसी तरीके से फाई 3 में भी ई और ए दोनों बोल्ड हैं। इसका मतलब मैंने इनको एज अ वेक्टर लिखा है, और आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता भी दो वेक्टर्स के दरमियान है, और डॉट प्रोडक्ट को जब भी ओपन किया जाता है तो हमारे पास कॉज ऑफ थीटा आता है इसके अंदर। अच्छा, अब आप देखें हमारे पास सरफेस S1, S2, S3 और S4 के लिए फ्लक्स की वैल्यूज़ आ गई, तो हम टोटल फ्लक्स निकालने के काबिल हो गए हैं। टोटल गॉसियन सरफेस के लिए अगर हम फ्लक्स फाइंड करना चाहेंगे तो फाई ई हमारे पास आ जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस ई ए प्लस 0। हमने सिर्फ वैल्यूज़ ऊपर से पुट की हैं, और क्योंकि 3 0 थे, एक ई ए था, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब इसके बाद हम इस पोजीशन में हैं कि हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करें। गॉसेस लॉ की इक्वेशन हम पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं। तो फाई ई हमारे पास 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू या क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है। क्यू से मुराद टोटल चार्ज है। हम ये पहले बात कर चुके हैं कि क्योंकि इनफाइनाइट एक्सटेंट की शीट्स हैं तो हम टोटल चार्ज फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम टोटल चार्ज फाइंड नहीं कर सकते तो फिर हमें इनडायरेक्ट मेथड से चार्ज को फाइंड करना पड़ेगा, और वो क्या मेथड था, ये भी हम 2 दिनों से इस बात पे बात कर रहे हैं कि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी या सिग्मा का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्यू ओवर ए के बराबर है। यहाँ से हम क्यू फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू सिग्मा ए, और इसको मैं अब गॉसेस लॉ में अप्लाई कर दूँ, पुट कर दूँ, तो फिर हमारे पास आ जाएगा फाई ई इज़ इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये भी हमारे पास फाई ई की इक्वेशन है, पिछली इक्वेशन भी फाई ई की थी। इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो हम देखेंगे ई ए इज़ इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ए वैक्यूम के एरियाज़ हैं, जो एरिया अंडर कंसिडरेशन है, क्योंकि ये दोनों सेम हैं इसलिए हम दोनों साइड पे, लेफ़्ट और राइट साइड पे ए को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ई इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये अगर आप कंपेयर करें तो बहुत सिमिलैरिटी है सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन में। वहाँ हमारे पास फ़र्क सिर्फ ये था कि ई ए की जगह 2 ई ए आ गया था, जिसकी वजह से सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आता था। तो यहाँ हमारे पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है। एमसीक्यूज़ में ये बात भी पूछी जा सकती है, एंट्री टेस्ट में भी इस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हमारे पास पैरेलल प्लेट्स के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो सिंगल प्लेट की निस्बत डबल होती है, या यूं भी कह सकते हैं कि सिंगल प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो पैरेलल प्लेट्स की निस्बत हाफ होती है। इसी तरह हम इसकी वेक्टर फॉर्म को अगर हम देखें तो ई पर अगर वेक्टर हेड डाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ हमें एक आर यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बेहतर ये है कि हम लाजमी तौर पे इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब पे इस लेक्चर के नीचे कमेंट्स के अंदर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी आप अपना कोई भी क्वेश्चन रख सकते हैं। अव्वल तो कोशिश की गई है कि सबसे इजी अल्फाज के साथ सबसे आसानी से आपको समझाया जाए। फिर भी आपके लिए अगर कोई कॉन्सेप्ट नया है, जैसे हॉलो बॉक्स का कॉन्सेप्ट है, इसको आप बार बार सुने, 1 2 दफ़ा 3 दफ़ा इस कॉन्सेप्ट को सुने, फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप सवाल ज़रूर करें और इसको समझने की कोशिश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इंशाल्लाह हम इससे आगे बढ़ेंगे। आज हम गॉसेस लॉ की तमाम एप्लीकेशंस को कंप्लीट कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।